न्यूज, सच जरूरी। नमस्कार दर्शकों, मैं शिबा शेख और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका देश प्रदेश की खबरों में। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की। टीडीपी नेता कोमारेड्डी पठाभिराम ने पूर्व सीएम जगत मोहन रेड्डी पर लगाया आरोप। दिल्ली के 5 उपचुनाव के नतीजे घोषित। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का ऑपरेशन सिंदूर पर बयान। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। टीडीपी नेता कोमारेड्डी पठाभिराम ने पूर्व सीएम जगत मोहन रेड्डी पर लगाया आरोप। आंध्र प्रदेश की राजनीति में एक नई बहस छिड़ गई है, जहां टीडीपी के नेता कोमारेड्डी पठाभिराम ने पूर्व मुख्यमंत्री जगत मोहन रेड्डी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि 18 जून को जब जगत मोहन रेड्डी को परिवार से मिलने की अनुमति मिली थी, तब उन्होंने नियमों का उल्लंघन करते हुए अपनी गाड़ी से 2 व्यक्ति को कुचल दिया। राम के अनुसार उन दोनों में से एक व्यक्ति वृद्ध था जो उसी वाहन में यात्रा कर रहा था। उन्होंने बताया कि घटना के बाद भी पूर्व सीएम ने गाड़ी नहीं रोकी, जो कि चौंकाने वाली और अत्यंत परेशान करने वाला था। राम ने ये भी कहा कि इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री सीधे तौर पर 2 लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार है। इस गंभीर आरोप के बाद राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है और सभी इस मामले की अगली कार्यवाही पर नजर रखे हुए हैं। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की। दिल्ली के 5 उपचुनाव के नतीजे घोषित। दिल्ली के 5 उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी ने 2 सीट जीतकर अपने दमदार प्रदर्शन का परिचय दिया है। दिल्ली आम आदमी पार्टी प्रमुख सौरभ भारद्वाज ने कहा कि ये परिणाम राजनीतिक रूप से बहुत अहम है। उन्होंने कहा, भाजपा कह रही थी कि आप खत्म हो गई है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने बड़ी वापसी की है। ये जीत आम जनता के बीच चुनावी प्रक्रिया में बढ़ते विश्वास का संकेत है। कांग्रेस, टीएमसी और भाजपा ने एक सीट हासिल की है। भारद्वाज ने बताया कि इस सफलता में आम लोगों को लोकतंत्र और चुनाव प्रणाली पर भरोसा और भी मजबूत हुआ है। ये संदेश है कि दिल्ली की जनता ने आप पार्टी को पुनः अपनी पसंद के रूप में चुना है। देखिए, आज पूरे देश में 5 उपचुनाव थे जिनका रिजल्ट आया है। 5 में से 2 सीटें आम आदमी पार्टी जीती है, 1 कांग्रेस, 1 तृणमूल कांग्रेस और 1 बीजेपी। और गुजरात में विसावदर सीट पे भारतीय जनता पार्टी को हरा के आम आदमी पार्टी जीती है। ये अपने आप में एक बड़ा जो है पॉलिटिकल मैसेज है। और जिस आम आदमी पार्टी को छल कपट से दिल्ली में हरा के भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि अब आम आदमी पार्टी हमने खत्म कर दी, आज इस जीत से अरविंद केजरीवाल जी की राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ी धमाकेदार री एंट्री हुई है। और मुझे लगता है कि जो धन्ना सेठों की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसको एक बड़ा झटका लगा है। और गरीब लोग जो पूरे देश में अलग अलग जगह पे आम लोग जो हैं, उनका विश्वास दोबारा से जो है देश की चुनावी जो पूरी की पूरी प्रणाली है उसमें बढ़ा है। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ा बयान। मुंबई में ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा, ईरान में जारी युद्ध के बीच हमारा नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए पीएम मोदी ने जो प्रयास किए हैं, वे वास्तव में बेहद महत्वपूर्ण और सराहनीय है। शिंदे ने दिल से प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया और कहा कि हमें प्रधानमंत्री मोदी पर गर्व है, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से न केवल हमारे नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की, बल्कि पाकिस्तान को भी करारा जवाब दिया। चल रहा है और प्रधानमंत्री जो भारतीय हैं उनको यहाँ लेके आए, किस तरह से देखते हैं ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान को भी प्रधानमंत्री ने जवाब दिया था, क्या? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जो ईरान और इजराइल के वॉर में से जो हमारे भारतीय नागरिक वहाँ फंसे थे, उनको लाने का काम किया है। हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर वापस आ रहे हैं। वहाँ पर लड़ाई चल रही है और वो हमारे जो भारतीय हैं उनको लाने का काम
आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं उनका तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। ऐसा प्रधानमंत्री है जो हमारे भारतीयों की सुरक्षा की चिंता करते हैं। ऐसे ही जब यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा था तभी भी उन्होंने वहां से जो भारतीय नागरिक थे उनको भी सुरक्षित लाने का काम यहाँ किया था। ये भी सभी को पता है। आज भी ऑपरेशन सिंधु के माध्यम से ईरान और इजराइल के वॉर में से सब लोग आ रहे हैं। ये सब परिवार चिंता में रहते हैं कि हमारे लोग वहां पर है, लेकिन उनकी चिंता दूर करने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। मैं उनको धन्यवाद, उनका अभिनंदन करता हूँ। ये तो ऑपरेशन सिंधु है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भी हमारे जो पहलगाम में हुए बेकसूर लोगों की जो हत्या कर दी, बेकसूर लोगों को मारा गया, उसका भी बदला ईंट का जवाब पत्थर से देकर गोली का जवाब अब तोप गोले से देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से करते हैं। और इसीलिए हमें ऐसे प्रधानमंत्री जी के ऊपर, मोदी जी के ऊपर फक्र भी है और गर्व भी है। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। इजराइल और ईरान तनाव के बीच विशेषज्ञों की गंभीर चेतावनी। इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्यक्ष एवं विश्लेषण संस्थान MPIDSA के परमाणु मुद्दों एवं शस्त्र नियंत्रण केंद्र के प्रमुख विशेषज्ञ राजीव नयन ने अमेरिकी हस्तक्षेपकारी रणनीतियों पर गंभीर चेतावनी दी है। राजीव नयन ने कहा कि अमेरिका की रणनीतियां खासतौर पर उनके डिप्टी स्टेट द्वारा संचालित कार्यवाही केवल क्षेत्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अस्थिरता बढ़ा रही है। उन्होंने बताया कि ये ताकतें स्थानीय सामाजिक राजनीतिक गतिशीलताओं की समझ के बिना अपने फायदे के लिए हस्तक्षेप करती है, जिसमें स्थिति और जटिल हो सकती है। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मंत्रालय की 11वीं प्रमुख उपलब्धियां साझा की। दिल्ली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अपने मंत्रालयों की 11वीं प्रमुख उपलब्धियों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने भारत की विविधता में एकता को देश की सबसे बड़ी ताकत बताया और कहा कि ये ही हमें वैश्विक स्तर पर मजबूती प्रदान करती है। डॉक्टर सिंह ने जैव विविधता को सतत विकास के लिए एक अन्य और अमूल्य संसाधन बताते हुए इसके संरक्षण और संवर्धन को सर्वोपरि बताया। उन्होंने कहा कि प्राधिकृत संस्थानों के साथ साथ वैश्विक नवाचार और शासन सुधार भी नए भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभा रहे हैं। मंत्री ने कहा कि विज्ञान, नवाचार और तकनीकी प्रगति के माध्यम से देश ने विकास के कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार ने इस सभी क्षेत्रों में कई पहले शुरू की है, जिससे देश की समृद्धि और सुरक्षा दोनों की मजबूती मिलती है। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उपचुनाव में आम आदमी पार्टी की मजबूत वापसी के संकेत। लुधियाना पश्चिम विधानसभा उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के सचिव अरोड़ा जीत के करीब पहुंच गए हैं। वहीं विसावदर गुजरात में गोपाल इटालिया की भी जीत तय मानी जा रही है। इन परिणामों ने आम आदमी पार्टी के समर्थकों में उत्साह की लहर दौड़ गई है। चंडीगढ़ में आम आदमी कार्यकर्ताओं ने नाच गाकर अपनी खुशी जताई और पार्टी की बढ़ती ताकत का जश्न बनाया। ये जीत पार्टी के लिए बड़ी राजनीतिक सफलता मानी जा रही है, जो अगले चुनाव में उनकी संभावनाओं को मजबूत करती है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब और गुजरात दोनों राज्यों में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है और ये परिणाम राजनीतिक माहौल को प्रभावित कर सकते हैं।
भाजी किथे हो बाहर हो ना दीदी सर्विस लो दो आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुंबई में एस्टीमेट कमेटी का 2 दिवसीय सम्मेलन महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया कि मुंबई में एस्टीमेट कमेटी का 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। उपनिर्देश शिंदे ने इस अमृत महोत्सव की तहत बताया और कहा कि ये सम्मेलन एक बड़ी उपलब्धि है। एस्टीमेट कमेटी राज्य सरकारों के फैसलों की निगरानी और उनकी जांच करने की एक महत्वपूर्ण संस्था है। आज पूरे देश भर से जो एस्टीमेट कमेटी जो है, प्राकलन कमेटी, उसका 2 दिन का कॉन्फ्रेंस यहाँ पर है, परिषद है, और इसमें लोकसभा के स्पीकर आदरणीय ओम बिरला जी भी है और राज्यसभा के चेयरमैन हरिवंश जी है और सभी लोग, सभी राज्यों के एस्टीमेट कमेटी के चेयरमैन है, मेंबर्स है। ये आज यहाँ पर मुंबई में है और ये परिषद जो है, ये कॉन्फ्रेंस मुंबई में हो रही है, महाराष्ट्र में हो रही है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये पहले भी एक बार ऐसी कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हुई थी और इसका ये जो कमेटी है उसका भी एस्टीमेट कमेटी का अमृत महोत्सव है और वो मुंबई में हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है, हमारे कॉन्फ्रेंस हॉल में विधान भवन के हो रहा है। ये बहुत बड़ा महाराष्ट्र के लिए भी और हमारे राज्य के लिए भी गौरव की बात है और निश्चित रूप से ये जो एस्टीमेट कमेटी है बहुत ही इसका महत्वपूर्ण कमेटी है। ये कमेटी में जो लोग हैं वो राज्य सरकार जो निर्णय लेती है उस पर देखरेख रखने का काम, मॉनिटर करने का काम और जहाँ कुछ अच्छा होता है, गलत होता है, उसके ऊपर भी अंकुश रखने का काम ये कमेटी करती है ताकि कहीं भी जो बजट प्रोविज़न जो जिस काम के लिए किया होता है उसका पूरा जो एक तरफ से एग्जामिन करने का और उसके ऊपर पूरी तरह मॉनिटर करने का काम करता है। इसलिए जो भी प्रोविज़न सरकार करती है उस काम के ऊपर जो काम ढंग से हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये भी देखने का अधिकार ये कमेटी को है। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। ये बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। निष्कासित सपा विधायक मनोज पांडे ने पार्टी के रवैये पर जताई नाराजगी। निष्कासित समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे ने पार्टी के रवैये पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने एसपी के एक ट्वीट का जिक्र किया तो किसी ने उसे अंतरात्मा की आवाज बताया। मनोज पांडे ने कहा, अंतरात्मा केवल उसी में जगती है जो वास्तव में जीवित है। इस बात से वे पार्टी की स्थिति और सोच पर सवाल उठाना चाहते हैं। पांडे को 2 अन्य विधायकों के साथ पार्टी से निष्कासित किया गया है। उन पर आरोप है कि वे पार्टी के मूल्य सिद्धांतों के खिलाफ विचारधाराओं का समर्थन कर रहे हैं और जनहित के खिलाफ काम कर रहे हैं। नहीं, मैं हतप्रद हूं, आश्चर्यचकित भी हूं कि जो आज एक ट्वीट हमने देखा
समाजवादी पार्टी का, मुझे तरस भी आ रहा है। जिन लोगों ने भी वो ट्वीट लिखवाया है, जिन लोगों ने लिखा, एक राजनीतिक दल तो है ही है, और एक राजनीतिक दल उस व्यक्ति को निष्कासित करने का काम करे जो 1 लाख लोगों की भीड़ में भारत के गौरवशाली और यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी की गरिमामयी उपस्थिति में अपनी लाखों जनता के बीच में समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ऑफिशियल रूप से ज्वाइन कर चुका हो। नंबर 1, तो जो व्यक्ति 1 साल पहले पार्टी को छोड़ आया हो उसको निष्कासन का कोई नहीं है। दूसरा, कुछ लोगों ने उसमें कहा, अंतरात्मा की बात किया। मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं इस बात को, बहुत विनम्रता से। आत्मा उसी की जागती जो जीवित होता है। मरे हुए व्यक्तियों की आत्मा कभी नहीं जागा करती। मनोज पांडे की आत्मा जागी थी, जगी थी और जगी है। अगर हम सवाल करें उन लोगों से कि भारत की 135 करोड़ की जनसंख्या में 110 करोड़ लोग सनातनी हैं और ईश्वर पर और भगवान प्रभु राम पर आस्था व्यक्त करते हैं, उस देश में एक सबसे बड़े सूबे में कैसे कोई राजनीतिक दल ये करा सकता है कि भगवान प्रभु राम को गाली दिलाए, रामचरितमानस को जलवाने का काम करे, माता सीता के बारे में अपशब्दों का प्रयोग करे, हिंदू देवी देवताओं के बारे में अपमानजनक बात करे, जातियों को जातियों से लड़ाने की बात करे। एक बार सवाल आएगा तो लोकसभा में पुनरुत्थान पे आरक्षण के बिल को फाड़ा जाएगा। एक तरफ कहा जाएगा कि हम पीडीए हैं। कौन सा पीडीए? अगर पीडीए देखना है तो भारतीय जनता पार्टी में आना पड़ेगा और लोगों को सीखना पड़ेगा सबका साथ सबका विकास। आज राशन मिल रहा तो सबको मिल रहा, अगर आज किसान सम्मान निधि मिल रही तो सबको मिल रही है, आवास मिल रहा तो सबको मिल रहा, नौकरी मिली 60,000 कांस्टेबल्स की। आजादी के बाद आज तक कभी उंगली नहीं उठी कहीं, न मीडिया में और न जनता में। केवल एक जात के लोग नहीं भर्ती हो गए, उसमें पटेल भी हुआ भाई हमारा, लोधी भी हुआ, कुमार भी हुआ, कांहर भी हुआ, पाल भी हुआ, प्रजापति भी हुआ, विश्वकर्मा भी हुआ, केवट भी हुआ, मल्ला भी हुआ, हमारा पासवान भाई भी हुआ, हमारा गौतम भाई भी हुआ, हमारा निर्मल भाई भी हुआ। यही भारत है। और भारत में एक जाति को, एक परिवार को पल्लवित पोषित करके आप भारत के प्रगति की जो है वो कल्पना नहीं कर सकते और सपने नहीं देख सकते। और मैं स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूं, मैं विधायक ऊंचाहार की जनता की चरणों की कृपा से बना था। ऊंचाहार की जनता की सेवा किया हमने। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गोपाल राय ने इसे गुजरात में बदलाव की नई लहर बताया। गुजरात के विसावदर विधानसभा क्षेत्र में हुए उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार गोपाल इटालिया ने शानदार जीत दर्ज की है। आम नेता गोपाल राय ने इस जीत को ऐतिहासिक बताया और कहा कि ये गुजरात में बदलाव की एक नई लहर है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने पिछली बार की तुलना में 3 गुना अधिक वोट हासिल किए हैं, वे भाजपा की ऑपरेशन लोटस की राजनीति को अंत करने का संकेत है। गुजरात के अंदर ये जीत बहुत ही ऐतिहासिक जीत है। जिस तरह से वहां पर चुने हुए विधायक को ऑपरेशन लोटस चला करके भाजपा ने तोड़ा, इस्तीफा दिलवाया, 1.5 साल तक चुनाव नहीं होने दिया, उसके बाद पूरी सरकार, पूरा तंत्र, सब कुछ भाजपा ने वहां झोंका और उसके बावजूद वहां के किसानों ने भाजपा को जवाब दिया कि आप अगर सत्ता के दम पर हमें नीचा दिखाना चाहते हैं वो हम नहीं होने देंगे। गोपाल इटालिया को जिस तरह से लोगों ने प्यार दिया, समर्थन दिया और जिस तरह से पिछले चुनाव से इस बार 3 गुना ज्यादा वोटों से ऐतिहासिक जीत दी है, वो इस बात का संकेत दे रहा है कि भाजपा का जो ऑपरेशन लोटस का जो पूरा राजनीति है उसका अब दिन गुजरने वाले हैं। गुजरात में ये विसावदर की ऐतिहासिक जीत गुजरात में एक नए बदलाव का संकेत दे रही है और मुझे भरोसा है कि ये आगे बढ़ेगा। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गोपाल इटालिया की जीत पर आम आदमी पार्टी का जश्न। विसावदर उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार गोपाल इटालिया की जीत पर गुजरात आप अध्यक्ष इसुद्दीन
गवठी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, ये सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं है, बल्कि गुजरात के लोगों, किसानों, मजदूरों और बेरोजगारों युवाओं की जीत है। गढ़वी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा अब लोकप्रिय नहीं रही, वे सिर्फ पैसे और ताकत के दम पर राजनीति कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने पहले आम आदमी पार्टी के एक नेता को अपनी ओर मिलाकर ये सीट छीनी थी, लेकिन जनता ने अब करारा जवाब दे दिया है। इस दौरान गढ़वी ने विश्वास जताया कि 2027 में गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। उन्होंने इसे उस बदलाव की नींव बताया जिसकी शुरुआत अब हो चुकी है। गढ़वी ने इसे गोपाल इटालिया और पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई दी और कहा, ये तय है कि गुजरात में भाजपा को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो कांग्रेस नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी है। ये विसावदर की जनता की जीत है, 54 लाख किसानों की जीत है, मजदूर, श्रमिक और बेरोजगार युवाओं की जीत है। ये गुजरात की जनता की जीत है। गुजरात की जनता ने, आपने देखा होगा कि भाजपा यहाँ लोकप्रिय नहीं है, बार बार पैसों के दम पे, सत्ता के दम पे, अहंकार से खरीद फरोख्त करती है। लेकिन वो कांग्रेस के खरीद फरोख्त करते थे। कांग्रेस के 70 जितने विधायक चले गए, मतलब बड़े नेता चले गए और भाजपा में जीता कर चले गए। लेकिन आम आदमी पार्टी का एक बंदा वो लेकर गए वापस। जनता ने, आम आदमी पार्टी ने, लीडरों ने वो वापस सीट कब्जे कर ली। अब ये मैसेज तय है कि गुजरात में अगर कांग्रेस, भाजपा को कोई हरा सकता है तो कांग्रेस के बस की बात नहीं है। उनके 6 विधायक अभी चले गए थे, 6 विधायक फिर से चुनाव आया और फिर से भाजपा जीती है। आम आदमी पार्टी का एक विधायक भाजपा ने खरीद फरोख्त करके गए थे, वापस गोपाल इटालिया जीत कर आया है। मैं गोपाल इटालिया और आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ताओं को अभिनंदन देता हूं और ये मैसेज पूरे गुजरात में देना चाहता हूं कि भाजपा को अगर कोई हरा सकता है तो आम आदमी पार्टी हरा सकती है। कांग्रेस के कार्यकर्ता जो छोटे जिले बस्तर के वाले हैं वो बहुत अच्छे हैं, वो 30 साल से मेहनत कर रहे हैं भाजपा को हराने के लिए। लेकिन ऊपर के नेता जो सेटिंग करते हैं, इसकी वजह से वो भाजपा को हरा नहीं सकते। इसलिए मैं उन लोगों को भी अपील करता हूं, आइए अब आम आदमी पार्टी में जुड़िए, हम सब मिलकर भाजपा को हराएंगे। 2027 में जिस तरह से आगे आपने गठबंधन से गठबंधन किया था, क्या 2027 में किस तरह से कांग्रेस के आम आदमी पार्टी अब सरकार बनाने जा रही है 27 की, ये इनकी नींव रखी गई है। 5वां विधायक आम आदमी पार्टी वापस लेकर आई है, मजबूताई से वापस लेकर आई है और हमारे मजबूत लीडर जो मेरे हीरो थे वो जीतकर विधानसभा में पहुंचे हैं। इससे तय है कि आम आदमी पार्टी सरकार 2027 में बनने जा रही है। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की। लुधियाना पश्चिम में आम आदमी पार्टी की जीत पर जश्न। पंजाब के लुधियाना पश्चिम विधानसभा उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार संजीव अरोड़ा की जीत पर राज्य के मंत्री डॉक्टर बलवीर सिंह ने इसे पार्टी के लिए एक बड़ा दिन बताया है। उन्होंने कहा कि पंजाब और गुजरात दोनों ही राज्यों में पार्टी ने प्रभावशाली जीत दर्ज की है और ये दर्शाता है कि जनता अरविंद केजरीवाल की नीतियों और विचारधारा पर भरोसा कर रही है। बलवीर सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने जिस तरह शिक्षा, स्वास्थ्य और पारदर्शिता शासन को प्राथमिकता दी है, वे जनता को प्रभावित कर रहा है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व संजीव अरोड़ा को कैबिनेट मंत्री बनाने पर विचार कर सकता है, लेकिन अंतिम फैसला नेतृत्व द्वारा लिया जाएगा। आज आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ी जीत है। पंजाब में भी जीत हुई है हमारी और बहुत ही एक इम्प्रेसिव जीत हुई है और गुजरात में उससे भी ज्यादा इम्प्रेसिव जीत हुई है। ये हमारे लिए, हमारे कैडर के लिए और ये सारा इसलिए हुआ है कि जो अरविंद केजरीवाल की सोच है वो लोगों को पसंद आ रही है। पंजाब में भी, गुजरात में भी, पूरे देश में भी, बाकी जो दूसरे स्टेट्स हैं वहाँ पे भी हमें अच्छी वोट मिल रही है। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है आम आदमी पार्टी के लिए, देश के लिए। हम आने वाले समय में दुगनी और चुगनी 4 गुना जो मेहनत है वो करेंगे, पूरे जी जान मार के हम काम करेंगे अपने देश के लोगों के लिए, नौजवानों के लिए, किसान मजदूर के लिए, कर्मचारियों के लिए, सारे जो काम करने वाले लोग हैं हम उनमें से एक है और उनके लिए हम काम करेंगे। और जो हमारी पॉलिसीज है, ये अर्बन वोटर ने जो हमारा पंजाब में जो हमें हमारे काम के ऊपर मोहर लगाई है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। पार्टी इसको 2027 का ट्रेलर बता रही थी इस रिजल्ट को, क्या समझते हैं आप? तो ठीक है, वो अब आ गया सामने, उनके रिजल्ट आ गया तो
कोई बात नहीं जी, मैं तो कह रहा हूँ ये लोकराज है, उसमें जो विरोधी पार्टी भी चाहिए होती है, तो एक साफ सुथरी इलेक्शन लड़ी है हमने। मैं उनको भी बेनती करता हूँ कि साफ सुथरी इलेक्शन लड़े, ड्रामेबाजी ना करें। और कोई बात नहीं, अभी इलेक्शन हो गई है, हम जीत गए हैं, कोई बात नहीं, हम मिलकर काम करेंगे। पंजाब तो एक है, पंजाब को नशा मुक्त करना है, ये सबका, उनको भी हमारा साथ देना होगा, इसके लिए सबको हमारा साथ देना होगा, मीडिया भी साथ देगा। कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाएगा, क्या पद दिया जाएगा? देखो ये तो ये प्रेरोगेटिव है नेशनल लीडरशिप का, जो हमारी सीनियर लीडरशिप है, जो पीएसी अरविंद केजरीवाल जी का, भगवंत मान जी का और मनीष सिसोदिया जो हमारे प्रभारी हैं, ये वो फैसला करेंगे। लेकिन वो कह चुके हैं तो कैबिनेट मंत्री बना रहे हैं, जो अरविंद जी कहते हैं वो कर देते हैं, हो जाएगा, बनेगा। राज्यसभा कौन जा रहा है सर? ये सारा फिर वही नेशनल लीडरशिप का काम है, वो डिसाइड करेंगे। तैयारी रहेगी स्थायी के लिए? स्थायी के लिए हम अपना काम करेंगे, हमारी काम की राजनीति है, हमारी काम। महिलाओं वाला 1000 रुपये कब तक? वो सारा कुछ करेंगे जी, जो वादे अरविंद केजरीवाल जी ने जो वादे किए हैं लुधियाने के लोगों के साथ, पंजाब के सारे वादे पूरे करेंगे। बाकी सब किए हैं तो वो भी करेंगे। नशा विरोध कितना सक्सेस है? बहुत कामयाब है जी, बहुत कामयाब है। मैं आज भी डेली जाता हूँ कहीं ना कोई नशा छुड़ाऊ केंद्र में, वहाँ पे माँ बाप और आके बैठे हुए थे बुजुर्ग 15-20, और वो मेरे गले लग के रो रहे थे कि कोई सरकार आई है जिसने हमारी सार ली है, और हम सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अभी ये इसको सिरे लगा देना, इसको छोड़ना मत बीच में। आयुष्मान कार्ड पंजाब में नहीं चल रहा, आपके अल्टरनेट से? आयुष्मान का कहीं कोई छोटी मोटी दिक्कत हो सकती है, चल रहा है, पुराना कोई नहीं है। अभी तो 3 करोड़ लोगों का बनाने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। बंगाल विधानसभा में भाजपा विधायकों का वॉकआउट। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब किसी मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और भाजपा विधायकों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने भाजपा के मुख्य संचेतक सम्मेलन में 4 विधायकों को निलंबित कर दिया। इस कार्यवाही के विरोध में भाजपा के सभी विधायकों ने वॉकआउट कर सदन से बाहर प्रदर्शन किया। भाजपा विधायकों ने इसे लोकतंत्र का गला घोटना करार दिया और राज्य सरकार पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि वे इस कार्यवाही के खिलाफ जनता के बीच जाएंगे और सड़क के सदन तक आंदोलन करेंगे। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। आवास योजनाओं में 36% कमीशन का आरोप। कर्नाटक विधानसभा में आज भ्रष्टाचार को लेकर बड़ा आरोप लगा है। विपक्ष के नेता आर अशोक ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राज्य में चल रही आवास योजनाओं में 36% तक कमीशन लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये कमीशन इंजीनियरों से लेकर उच्चतम स्तर तक पहुंचता है, यानी सीएम और मंत्रियों तक
आर अशोक ने इस घोटाले की न्यायिक जांच की मांग करते हुए कहा कि अगर सरकार के पास नैतिकता बची है तो मुख्यमंत्री और संबंधित मंत्री तुरंत इस्तीफा दे दे। उन्होंने कहा कि ये पैसा गरीबों के मकान बनाने में खर्च होना चाहिए था, लेकिन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೂ ಕೂಡ ಸುಮಾರು 36% ಕಮಿಷನ್ ಹೋಗ್ತದೆ. 36% ಅಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ LOC ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ರೆ 36%. ಅಂದರೆ 2100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಈಗೇನು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಮನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಮನೆಯಿಂದ 2000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ಕಮಿಷನ್ ಆಗಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರ. ಅದನ್ನು BR ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಾನು ಕೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಹೇಳಿರೋದೇ ನಿಜ, ನನ್ನದೇ ವಾಯ್ಸು, ಏನು ಬೇಕೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅವರು ಯಾರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆಗಾರರವರು, ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರವರು, CM ಅವರೇ ನೇಮಕ ಮಾಡಿರೋದು ಇಲ್ಲ ಕಿತ್ತಾಕಬೇಕು ಅವ್ರನ್ನ, ಇಲ್ಲ MLAಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರನ್ನೇ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಮ್ಮಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ, ದಮ್ಮಿದ್ದರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನಿಗೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರಿಗೆ ದಮ್ಮಿಲ್ಲ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗೋಕ್ಕೆ ತಾಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮೂಕ ರಾಮಯ್ಯ, ಈಗ ಇಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋ ರಾಮಯ್ಯ ಆಯಿತು, ಮೂಕ ರಾಮಯ್ಯ. ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ. आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। सीएम योगी आदित्यनाथ की भदोई में संगठनात्मक बैठक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भदोई के पुलिस लाइन सभागार में भाजपा पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने संगठन की मजबूती, जमीनी कार्यकर्ताओं की भागीदारी और क्षेत्रीय विकास कार्यों की प्रगति को लेकर विस्तृत चर्चा की। मुख्यमंत्री ने पदाधिकारियों से कहा कि जनता से सीधे संवाद बनाए रखें और केंद्र व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सुनिश्चित करें। योगी आदित्यनाथ ने लॉ एंड ऑर्डर और लोकसभा चुनाव की तैयारी जैसे विषयों पर भी जोर दिया है। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। ये बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हिंदी की तीसरी भाषा अनिवार्य करने पर विवाद। महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य के स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य करने के फैसले पर अब विरोध के सुर तेज हो गए हैं। NCP SCP नेता और राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इस निर्णय पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि महाराष्ट्र की भाषाई अस्मिता के खिलाफ है। देशमुख ने कहा कि राज्य के प्रमुख साहित्यकारों और बुद्धिजीवियों ने इस पर आपत्ति जताई है। कुछ साहित्यकारों ने यहाँ तक कहा कि अगर ये फैसला लागू हुआ तो वे अपने साहित्यिक पुरस्कार लौटा देंगे। उन्होंने मांग की कि राज्य सरकार इस निर्णय पर पुनर्विचार करे, क्योंकि ये मराठी और अन्य मातृभाषाओं की अनपेक्षा के तौर पर देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से राज्य शासन ने हिंदी भाषा को थर्ड लैंग्वेज लाने के लिए जो प्रस्ताव राज्य शासन के निर्णय के लिए रखा गया है, तो उसके बारे में काफ़ी आक्रोश पूरे महाराष्ट्र में है कि इस प्रकार से थर्ड लैंग्वेज करके हिंदी को नहीं लाना चाहिए। उसमें महाराष्ट्र के जो बड़े बड़े साहित्यिक हैं उन्होंने भी अपनी भूमिका रखी है, उन्होंने भी विरोध जताया है। और कुछ साहित्यिकों ने तो यहाँ तक विरोध जताया कि इस प्रकार का निर्णय राज्य शासन लेंगी तो हम हमारे पुरस्कार जो मिले हमको वो भी हम वापस करेंगे। इस प्रकार की भूमिका जो जाने माने साहित्यिक उन्होंने रखी है। राज्य शासन ने इसके बारे में विचार करना चाहिए और हिंदी को तीसरी भाषा करके लागू करना ये सरासर गलत होगा। वक्त हो चला है दर्शकों छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जुड़े रहिए, देखते रहिए मेरे सहयोगी मिनल के साथ देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।